हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, उसका सेकंड लेक्चर। हमने वैसे तो पिछले लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। फिर यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर जो भी थे, फिर रिप्रेजेंटेशन, है ना, और बेसिक जो भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो सब हमने देखा था। जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर फटाफट जाके आप लोग देख लो। और खासकर ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमने देखा हुआ है पिछले लेक्चर में, और इसका हम यूज़ करेंगे। और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो अपना जो टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है वो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की बात करूं, सो कुछ ऐसा होता है जैसे कि अगर आप 2+3 करो या आप 3+2 करो, आना क्या है, 5 ही आना है। सो क्या होगा, ये इक्वल ही होगा, है ना। मतलब अगर मैं नंबर्स का एडिशन करूं और चाहे वो मैं सीधा करूं या उल्टा करूं, मुझे आंसर तो सेम ही मिलना है। वही चीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हम इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। ओवर एडिशन, कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव नेचर में है। सेम अगर अब मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए करूं तो मैं बस ऐसे बोल दूंगा कि 2 × 3 = 3 × 2, है ना, क्योंकि ट्रू है ये। 2 3 भी 6 होता है, या मैं 3 2 करूं वो भी क्या होगा, 6 होगा। बट हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे एडिशन के बारे में, कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ दो चीजों को या मैं उल्टा उन्हें ऐड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर सेम मिलेगा। अब हम वेक्टर एडिशन के बारे में देखेंगे कि यही चीज यहाँ पे हम नंबर हटा के हम यहाँ पे अगर कुछ वेक्टर्स को रख दें तो क्या चीज वो वैलिड होती है। तो बिल्कुल यार वैलिड होती है, और वो वैलिड भी होगी और उसका प्रूफ भी देखोगे अभी। ठीक है। सो ध्यान दो, लेट से यहाँ पे मैंने एक फिगर भी ली हुई है। जैसे कि ये तो आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, बट फिलहाल वो मत देखो। फिलहाल आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ पे वेक्टर्स हैं, जैसे कि पी वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर क्यू वेक्टर यहाँ पे है। और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर ये एक सेम ऑर्डर में है, सो डेफिनेटली ये होगा आपका आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इन दी अपोजिट सेंस। ये हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। ये एक ट्रायंगल हो गया जहाँ पे आपके दो एडजेसेंट साइड या दो जो भी साइड्स हैं वो सेम ऑर्डर में है, और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली जैसे ये आपका एक वेक्टर है पी वेक्टर, जैसे मुझे पता है पैरेललोग्राम के बारे में कि उसमें जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। वैसे ही मानते हैं कि ये जो आपका वेक्टर है पी, इसका अपोजिट जो साइड होगा ना वो भी वेक्टर पी होगा। अब देखो क्या होता है ना, जैसे हम यहाँ का जो भी लेंथ होगा वो लेंथ जनरली मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। सो वो तो चलो इक्वल है। लेंथ यहाँ पे जो है वो लेंथ यहाँ पे भी है, सो लेंथ तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ना डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर पी है वो कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट। ऊपर में जो वेक्टर पी है वो भी सेम डायरेक्शन में ही है, मतलब डायरेक्शन भी दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल है, इसलिए वेक्टर इक्वल है ना। इसलिए यहाँ पे अगर पी वेक्टर तो यहाँ पे मैंने पी वेक्टर लिखा, ये मेरा एजम्पशन है। सेम इस ट्रायंगल में यहाँ पे आपका क्यू वेक्टर था तो इसका अपोजिट मैंने क्यू वेक्टर लिख दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है, इक्वल साइड्स होते हैं, तो वहां से हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। और क्योंकि वो पैरेलल है, साइड्स पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। सो ये चीज है, हमें एक्चुअल में यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रूव क्या करना है। हमें यहाँ पे प्रूव ये करना है कि यहाँ पे दो वेक्टर की हम बात करें, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। सो अगर मैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करूं या मैं क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर करूं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, इक्वल आएगी। तो मुझे ये प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है। सो वही सब है यार, कि जब हम उसका प्रूफ अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कि पहले तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि टू वेक्टर्स लेट टू वेक्टर्स
P vector and Q vector be represented in magnitude, be represented in magnitude and direction। ठीक है। कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करें ये दोनों वेक्टर को? हम इनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मैं ओ ए साइड जो ट्रायंगल की है, इस ट्रायंगल की अगर देखी जाए, तो जो ओ ए साइड है जनरली वो मेरा पी वेक्टर रिप्रेजेंट वहां से हो रहा है। सो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं इसे ओ ए वेक्टर ही बोल सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम किसी भी वेक्टर को एक सिंबल के साथ और उसके ऊपर एक एरो के साथ हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई लेटर हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, और उसके ऊपर एरो होगा, तो आपका ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। बट ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम वेक्टर का जो टेल में कोई अगर अल्फ़ाबेट है मैंने वो लिख दिया, और हेड पे कोई अल्फ़ाबेट है मैंने वो लिख दिया, और ऊपर एरो। ये मुझे क्या बता रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है ऑफ द वेक्टर इज़ फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है? सो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। तो आपका ओए वेक्टर इज़ नथिंग बट द पी वेक्टर, एंड क्यू वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ए बी वेक्टर से भी। ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। इसे मैं लिख देता हूँ ऐसे, एंड ए बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब महाराष्ट्र बोर्ड में आप प्रूफ ये सब करोगे, एग्जाम में आएगा, तो आप कुछ ऐसे इसे लिख रहे होगे। ठीक है, इसके बाद अगर वही सब है कि एक तो आप जब ट्रायंगल बनाया तो फिर आपने कंप्लीट कैसे किया? आपने ऐसे कंप्लीट किया कि अपोजिट साइड जो है, जैसे ओ ए का अपोजिट साइड होगा सी बी, मैंने बना लिया, और मैंने मतलब जनरली एक पूरा पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया जहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड्स थे, दे आर इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। सो ये पी वेक्टर तो ये भी पी वेक्टर, और ये क्यू वेक्टर तो ये भी क्यू वेक्टर, है ना? तो ये चीज में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट अ पैरेललोग्राम सच दैट कैसे हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि जो ओ ए वेक्टर है वो सी बी वेक्टर के बराबर है, और दोनों की जो अगर एक एक प्रॉपर वेक्टर के साथ में डिनोट करूँ तो दोनों ही पी वेक्टर कहलाएंगे। और जो आपका ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, ये भी इक्वल है, और ये जनरली क्यू वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सच दैट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर, है ना? ओ ए वेक्टर और सी बी वेक्टर इक्वल है, और वो इक्वल होगा पी वेक्टर के। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? आपके क्यू वेक्टर के बराबर होगा, है ना? तो पहले तो हम ये बोल देंगे भाई हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया सच दैट ऐसे कुछ साइड्स हैं और ऐसे कुछ वेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम बना, ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये चीज ध्यान दी। अब पैरेललोग्राम अगर बनाना होता तो हम बस इतना इतना बना लेते, बट ये चीज भी आपको शो करनी है। ये क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स को जो है डिवाइड कर रहा है, और जब ट्रायंगल्स होंगे और ट्रायंगल की साइड जब वेक्टर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट हो रही होंगी, तो फिर हम फिर लगा पाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको इसको भूल मत जाना कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करने में हम इसे भूल जाएंगे, नहीं भूलना मत। तो लगे तो ये यहाँ पे मेंशन भी कर दो, एंड देन जॉइन जॉइन ओबी। ठीक है, तो इतना हम बोल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? अभी हम एक एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। पहले हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन सी ले लें? पहले हम ना ओ ए बी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रही है ना, ओ ए बी वाली जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। इसमें हम लगाते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब एज पर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स ओ बी वेक्टर। बात सही है ना? क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है, और ये
आपका फिर होगा रिजल्टेंट वेक्टर इन द अपोजिट सेंस। तो हम ये चीज बोल सकते हैं, ये चीज वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके देख लो। सो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये बात मैंने लिखी है यहाँ पे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो हम इसके हिसाब से लिखे, बाकी उसको वापस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आपका जो ओ ए वेक्टर है वो कौन से वेक्टर के बराबर है, पी वेक्टर के बराबर है। फिर अगेन ए बी वेक्टर अपना क्यू वेक्टर के बराबर है, और ये जो ओ बी वेक्टर है ये आर वेक्टर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका दैट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर गिव्स आर वेक्टर। बोल सकते हैं ये चीज, है ना? कोई डाउट इसमें? नहीं, बिल्कुल हमने क्या कर दिया, बस बस हमने वैल्यूज जो है, मतलब ओ ए वेक्टर को पी वेक्टर माना हुआ था और ए बी वेक्टर को ऐसे क्यू वेक्टर और ये आर वेक्टर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इजी है। फिर वैसे ही आप जो सेकंड ट्रायंगल है वो लेके चलोगे, जो सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे हमारा पहला ट्रायंगल ओ ए बी हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ओ सी बी, ये वाला ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, सो सेम काम करेंगे हम ट्रायंगल ओ सी बी के लिए, जहां पे हम साइड्स कौन कौन सी देख पा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स में, ओ सी वेक्टर, सी बी वेक्टर, एंड इट विल गिव ओ बी वेक्टर, है ना? ओ सी प्लस सी बी गिव्स ओ बी। ओके, ओ सी प्लस सी बी गिव्स ओ बी, यही है ना? फिर ये भी आप सेम ऐसे लिखोगे, बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ना, सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है वही आप यहाँ पे लिखोगे। फिर ओ सी वेक्टर बराबर है क्यू वेक्टर के, सी बी वेक्टर किसके बराबर है, सी बी वेक्टर बराबर है पी वेक्टर के, और ये है आपका आर वेक्टर। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे, डेट इज क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर गिव्स आर वेक्टर, है ना? ये बात बोल सकते हैं। इसे हम कुछ इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अभी आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 एंड 2 में, दोनों ही इक्वेशन में जो राइट साइड है, दोनों में राइट साइड क्या है, आर वेक्टर है ना? तो अगर दो इक्वेशन में अगर राइट साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होगा, फिर इक्वल होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन राइट साइड जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो है क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। अरे ध्यान दो यार, यही हमें प्रूव भी करना था ना, हमें तो यही प्रूव करना था। देखो ऊपर यहाँ पे हमें प्रूफ यही करना था कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन की, है ना? सो वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। सबको समझ में आ गया चीज हमने कैसे की। हमने जनरली एक तो फिगर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपने ट्रायंगल में तीनों वेक्टर को दिखाया, पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, और फिर उसके अपोजिट साइड आपने मेंशन करके बता दिया कि एक पैरेललोग्राम रेडी हो गया, और दोनों ट्रायंगल में आपने फिर क्या लगाया, बारी बारी से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे आपने लगाया, है ना? उसके बाद आपको दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगी, फिर आप बोलोगे अच्छा दोनों के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, बस उतना ही करके आप ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर लोगे, है ना? इजी है। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फिगर भी यहाँ पे लाई हुई है, और ये फिगर आपको कुछ ऐसे बनाना होगा कि जैसे पहले हमारे यहाँ पे पी वेक्टर है, फिर क्यू वेक्टर है, और एक और वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, और ये तीनों वेक्टर पहले तो आप क्या कर लोगे, सेम डायरेक्शन में, यानी कि सेम ऑर्डर में आप बनाओगे आगे बढ़ते हुए, है ना? डायरेक्शन देखो, एरो एरो के आप डायरेक्शन देखो यहाँ पे। सो पी क्यू आर ऐसे कुछ बन जाएगा। उसके बाद यहां से आपको ज्वाइन कर देना है एक अपोजिट सेंस में, मतलब इस डायरेक्शन या इस ऑर्डर में जो डायरेक्शन फॉलो हो रही है ना, उसको छोड़कर उसके अपोजिट सेंस में आपको एस वेक्टर एक बना देना है। उसके बाद क्या करोगे आप, अब देखोगे तो एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, तो उसमें आपको फिर अपोजिट जो है ना वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ऐसे बोल सकते हो डायगोनल सा बना लोगे, है ना? ये काम आपको करना है। ठीक है, सो
अभी इसमें फिर बात करें आगे डायरेक्शन की अच्छे तरीके से, तो कुछ ऐसे होगा कि देखो पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब ये जो आर वन वेक्टर एक मैंने कर दिया तो वो उसका रिजल्टेंट हो गया, पी और क्यू का क्या हो गया, वो रिजल्टेंट हो गया। तो वो अपोजिट सेंस में ही होना है, पी वेक्टर इसमें, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट सेंस में आपका आर वन वेक्टर होगा। फिर अगर इस वाले की बात करें हम, तो अगर देखो क्यू वेक्टर इसमें और आर वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में है, तो ये फिर आपका रहेगा अपोजिट सेंस में, जो आर टू वेक्टर होगा ये रहेगा अपोजिट सेंस में, एरो यहाँ पे इसका। और ये तो एस की तो बात हो ही गई थी अपनी कि पी क्यू और आर के अपोजिट सेंस में ये रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर ही फिर हम आगे जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख पाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, देखो लेट से मेरे पास अगर, ठीक है, मेरे पास तीन वेक्टर हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर। ठीक है, लेट से तीन मेरे पास वेक्टर है और वो दिख भी रहे हैं आपको। सो एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ ऐसे होता है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर पहले अगर मैं कर लूं और मैं उसमें फिर आर वेक्टर जोड़ूं, या फिर मैं क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर पहले जोड़ लूं फिर उसमें पी वेक्टर जोड़ूं, वैल्यू दोनों की इक्वल है। देखो दोनों साइड में पी क्यू आर आपको दिख रहा है, जहां ब्रैकेट लग गया मतलब वो चीज पहले सॉल्व होगी, तो मतलब पी और क्यू वेक्टर पहले ऐड होंगे, उसमें फिर आर वेक्टर ऐड होगा। या फिर मैं क्यू और आर को पहले ऐड कर लूं फिर उसमें अगर पी ऐड करूं, वैल्यू आपको सेम मिलेगा ना। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि 2 + 3 करो फिर उसमें 4 जोड़ दो, या ठीक है 3 + 4 कर लो फिर उसमें 2 जोड़ लो, तो वैल्यू दोनों की सेम ही आनी है ना। 2 + 3 कर लो पहले 5, 5 + 4 = 9, या 3 + 4 कर लो पहले 7, 7 + 2 = 9, है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हमें वेक्टर के तौर पे प्रूव करना है, वेक्टर एडिशन पे प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, सो प्रूफ के लिए पहले तो ये फिगर आपको जरूर मतलब जरूरी बनाना ही पड़ेगा। इसकी आपको पूरी तरीके से ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? इसकी मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, बिना फिगर के नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अभी हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सो एक तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना कैसे हमने इसको बनाया, वो चीज़ आप इन वर्ड्स लगे तो लिख देना, लेट पी क्यू आर वेक्टर आर टेकन इन टेकन in the same sense of direction or in the same order, then s vector is taken in the opposite sense, then we can join a and c point, है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दी आर टू वैक्टर, फिर इसको हम ज्वाइन करके आर एन वैक्टर बता सकते हैं। तो ये हम चीज़ ऐसे जो है ना एज्यूम करके ऐसे बता देंगे। फिर अपने मुद्दे पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब होने के बाद अभी हम अगर ट्रायंगल ओ ए बी देखें, ओ ए बी ये ट्रायंगल देखो आप, तो इस पे अभी हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब इस पे अगर ओ ए बी पे आप लगाते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे देखो ओ ए और ए बी ये सेम सेंस में है, ये जो वेक्टर्स हैं ये सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में है, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो आर वन वेक्टर है। तो वही ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर गिव्स आर वन वेक्टर। कैसे लिख रहा हूँ वही चीज है, बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ, ये पूरा लिखना आप, ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये चीज से हम ये बात बोल पा रहे हैं। उसके बाद अभी हमने ओ ए बी ट्रायंगल कंसिडर किया, अभी हम जो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो रहेगा ओ बी सी। अब ये लॉजिक क्या है देखो, थोड़ा इस लॉजिक से याद रखना है आपको कि ओ ए बी और कोई ऐसा ट्रायंगल बताओ जो कि ये ट्रायंगल से एक साइड शेयर कर रहा हो, तो वो ट्रायंगल ओबीसी होगा ना। अभी ओ ए बी और ओबीसी में जो साइड शेयर हो रहा है वो ओबी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप याद रख सकते हो। तो अभी हम ट्रायंगल ओ बी सी लेंगे, सो इन ट्रायंगल ओ बी सी, इस ट्रायंगल के हिसाब से आप देखो ध्यान से, सो ओ बी वेक्टर है, फिर यहाँ पे बी सी वेक्टर, ओ बी और बी सी सेम
ऑर्डर में दिख रहे हैं आपको, और ओ सी जो है ना वो क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। सो मतलब ये वेक्टर हो गया आपका रिजल्टेंट। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कुछ ऐसे कि आर वन वेक्टर है ना, आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर, ये लिख सकते हैं ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कि आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर गिव्स एस वेक्टर। ठीक है, बोल सकते हैं एक चीज और, जो भी आप इक्वेशन बनाए उसे आप मार्क कर लें, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ ऐसे करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको आर वन वेक्टर के एक हिसाब से वैल्यू पता है पी प्लस क्यू, और सेकंड वाले इक्वेशन में आपको आर वन वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, तो आर वन वेक्टर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे पी प्लस क्यू। ठीक है, सो अगर मैं पुट करता हूँ, सो मुझे मिलेगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आर वन वेक्टर की जगह पे आ गया है, प्लस यहाँ पे आर वेक्टर एज इट इज इक्वल टू क्या, एस वेक्टर। ठीक है, तो हम ये चीज यहाँ पे बोल पा रहे हैं, लगे तो यहाँ पे ऐसे आप बोल दो कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम ये चीज लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात पहली हो गई, एक चीज हमने यहाँ पे निकाली। अब हम कुछ और ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम जो ट्रायंगल को कंसिडर करने वाले हैं नेक्स्ट, वो ट्रायंगल है ए बी सी। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, और अगर मैं पहले ए बी सी कंसिडर करूंगा, तो गैस कर सकते हो आप लोग कौन सा होगा दूसरा ट्रायंगल, ए बी सी के बाद कौन सा ट्रायंगल होगा, बिल्कुल ओ ए सी होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला है कि एक मैं ट्रायंगल लिया ना, तो दूसरा ट्रायंगल आप कैसे लोगे, आप ऐसा ट्रायंगल लोगे जो कि कोई एक साइड शेयर कर रहा हो इस ट्रायंगल के साथ, तो वो ओ ए सी होगा, जहां पे ए सी वाली साइड क्या हो रही, शेयर हो रही है। तो चलो पहले ए बी सी देख लेते हैं। अब अगर मैं ए बी सी देखूंगा, तो मुझे बताओ ए बी और बी सी, या ये जो दो वेक्टर है क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये सेम ऑर्डर में है, तो ये जो वेक्टर है आर टू वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर। ठीक है, सो लिख लेते हैं। सो पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर। ठीक है, सेम लगे तो वो लिख देना बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली उसके अलावा जो बचा हुआ ट्रायंगल है, जो कि एक साइड ए सी शेयर कर रहा है इस वाले ट्रायंगल के साथ, वो है ओ ए सी। तो इस ट्रायंगल को अभी हम कंसिडर करेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप लोग देखो ओ ए सी में, ओ ए सी में क्या हो रहा है, ये एक आपका जो है ना वेक्टर है पी वेक्टर, और ये जो है आपका आर टू वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में या सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, है ना, सेम सेंस ऑफ ऑर्डर में, और ये है अपोजिट सेंस में। तो ये दो वेक्टर का एडिशन इस वेक्टर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पी वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एस वेक्टर, यही होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे ये थर्ड करना चाहिए क्योंकि ये मुझे आगे लगेगी इक्वेशन, इसे मैं हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी, इससे मैं चेंज कर लेता हूँ, इसे फोर्थ बोल देता हूँ, इसको मैं फिफ्थ बोल देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान दें। सो फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन में देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ इक्वेशन में तो आपको आर टू वैक्टर की वैल्यू दी है क्यू प्लस आर, और फिफ्थ में आपको आर टू खुद दिख रहा है। तो आर टू की जो वैल्यू है क्यू प्लस आर, आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फिफ्थ इक्वेशन में पी को तो नहीं छुएंगे, आर टू वैक्टर की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्यू प्लस आर, बिल्कुल, और इज इक्वल टू क्या रहेगा अपना एस वेक्टर। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। सो लिख दो फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक है, अब इसे मान लेता हूं मैं सिक्स्थ इक्वेशन। अभी आप ध्यान दो, सो मेरी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में राइट साइड क्या है, राइट साइड यहाँ पे एस वेक्टर है, और सिक्स्थ इक्वेशन में भी आपका राइट साइड क्या है, एस वेक्टर, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड इक्वेशन और जो सिक्स्थ इक्वेशन का राइट साइड है वो क्या है,
वो है इक्वल। और अगर राइट साइड इक्वल है मतलब क्या, लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, दोनों का राइट साइड इक्वल है, मतलब इसका जो लेफ्ट साइड है वो इसके इक्वल होगा, है ना। सो लिख लेते हैं कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। यही चीज है। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर ये पूरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना टिकी हुई है। तो ये चीज इसके इक्वल होगी। और ध्यान देना हमें यही प्रूव भी करना था, भूले तो नहीं हो, हमें यही प्रूव करना था, है ना। बिल्कुल यार, प्रूव हो गया। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। समझ में आया होगा मुझे। मुझे तो समझ में आया ही है, सॉरी। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखा जाए तो ये वही चीज़ बताता है जो कि आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। सेम ही सेंस की चीज़ है। बस थोड़ा ट्रायंगल को एक पैरेललोग्राम के रूप से देखा जाता है, जैसे कि अभी हमने जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज अभी हमने प्रूव की, जैसे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने जब प्रूव की, तो उसमें हमने ट्रायंगल को मतलब कुछ पैरेललोग्राम बना दिया था और फिर प्रूव करने में आसानी हुई थी। तो वही कुछ चीजें यहाँ पे हैं। देखो ध्यान से एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेल्स एट द सेम पॉइंट, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब देखो, पहले तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया और क्या बोला है कि दो वेक्टर है हमारे पास सेम टाइप के, है ना। और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब उनका जो टेल है वो सेम पॉइंट पे है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आपको ओ पॉइंट दिख रहा है ना। सो इस ओ पॉइंट से आपको पी वेक्टर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यू वेक्टर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही जो वेक्टर हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, या बोल सकते हो कि दोनों ही वेक्टर्स के जो टेल्स हैं वो सेम पॉइंट पे हैं, है ना। और वापस से कि ये जो दो वेक्टर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये जनरली इस पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड समझते हो ना, अड़ोस पड़ोस वाले, आमने सामने वाले अपोजिट होते हैं, और जो नेबरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स, है ना। और एडजेसेंट साइड्स में तो चलो ये रिप्रेजेंटेड है, साथ में ही यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लेंथ है, साइड की लेंथ है, ये बता रही है इनकी मैग्नीट्यूड है वो। और आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी दिख रहा है, जबकि आपका जो पी वेक्टर है वो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये कुछ ऊपर की ओर आपका पॉइंट कर रहा है, आपका क्यू वेक्टर, है ना। सो ऐसे हमने यहाँ पे यही बोला है कि आपके जो दोनों ही वेक्टर है वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं, हम उनका रिप्रेजेंट जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो दोनों ही चीज कर ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डायरेक्शन भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एडजेंट साइड्स के हेल्प से, कि एडजेंट साइड जो है उनकी जो भी लेंथ है वो हो गए उनके मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो आपको सामने ही दिख रहा है ना। देन their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। तो यहाँ पे ये दोनों ही वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हमने पहले भी सुना हुआ है ना, पहले भी हमने इसके बारे में किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता था। तो यही दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसको हम बता सकते हैं। कैसे हम बताएंगे, जिस पॉइंट से ये दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसी पॉइंट से एक आप डायगोनल अगर बनाते हो पैरेललोग्राम का, तो वो जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके रिजल्टेंट वेक्टर को। पहले तो जो भी लेंथ है इस रिजल्टेंट वेक्टर या इस डायगोनल की, है ना, ये डायगोनल का जो भी लेंथ है जनरली वो मैग्नीट्यूड है इस रिजल्टेंट वेक्टर का। और डायरेक्शन भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि अगर स्टार्ट वहीं से हो रहा है जहां से दोनों स्टार्ट हो रहे थे, तो ऑब्वियसली जो इसका एरो होगा वो यहाँ पे होगा, है ना। सो ये चीज हो गई, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जनरली ये वही चीज बोलता है जो कि आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है, क्या, कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यही चीज बोलता ही है।
ठीक है, बस तरीका थोड़ा अलग है। पैरेललोग्राम के एडिशन साइड्स और डायगोनल के हिसाब से हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा। लगे तो मैं यहाँ पे प्रूफ भी दे देता हूँ। हमें यही यहाँ पे यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, हम अभी जो हमारी पिछली नॉलेज है ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, उसको हम यूज करेंगे और हम इसे यहाँ पे प्रूव करेंगे। अब वापस से आप देखोगे यहाँ पे, तो इस डायगोनल कारण क्या हो रहा है, मेरे को इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन लगा दोगे, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे मेरे इस वाले ट्रायंगल पे लगाता हूँ ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सा है नीचे वाला, ओ ए सी, है ना। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी बाय ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। एट देन देखो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर मैंने यहाँ पे माना हुआ था ना, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। और डायरेक्शन भी देखो, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये लेफ्ट टू राइट है तो ये भी लेफ्ट टू राइट है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, बोल सकता हूँ, बिल्कुल। सो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर। ये चीज मैं डायरेक्टली मैंने प्रूव कर दी, मेरे को तो दूसरा ट्रायंगल लगा भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, ऐसे आप आराम से प्रूव कर सकते हो। लेकिन तो ये थोड़ा, मतलब ये डायरेक्टली वैसे हो गया, थोड़ा सा इसको हमें हम घुमा भी सकते हैं वैसे, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल को कंसिडर ना करूं और यहाँ पे मैं कुछ और चीजें देखूं, जैसे कि, ठीक है, सो इसमें है ना, हम ट्रायंगल के ऊपर ही करके देख लेते हैं, मतलब कर मैं कुछ नहीं रहा हूँ, थोड़ा घुमा रहा हूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड वालों को थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि देखो, मान लो कि मुझे नहीं पता है ना, ये जो डॉटेड साइड है तो हमने बाद में बनाई ना, ये तो हमें नहीं पता कि ये पी क्यू वेक्टर और पी वेक्टर है, बस घुमाने के लिए और कुछ नहीं। सो ये पी वेक्टर प्लस ये जो भी होगा ए सी वेक्टर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, गिव्स क्या, गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, फिर अब जाके आप वो चीज बोल दो कि अच्छा यार एसी वेक्टर, अरे एसी वेक्टर तो इस क्यू वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच आर इक्वल एज वेल एज दे आर पैरेलल। तो अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, और पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है। तो मतलब अपना एसी वेक्टर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ क्यू वेक्टर। सो ऐसे भी करके प्रूव कर सकते हो, ऐसा कुछ खास इसका प्रूफ है नहीं, स्टेटमेंट से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज सेम, विच इज मोस्टली सेम, और गिविंग द सेम कंक्लूजन एज दैट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो अभी जैसे अपना रिजल्टेंट वेक्टर है, एट एंड तो ये वेक्टर है, और मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, है ना। सो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, बनाएंगे, डेराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको ये चाहिए होगा, ये जो फिगर है, जो कि मैंने जनरली किया कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस एक आपको दे दिया है वही पैरेललोग्राम जो कि हमने जस्ट अभी देखा। ठीक है, पैरेललोग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे बस एक काम मैंने कर दिया है कि जो सी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंबल मिसिंग है, बट मैं लगा देता हूँ। एक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी एस। ठीक है, और उससे फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होंगी, और हम जो चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, फिर वहीं से फिर वो हो पाएगी। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही है, ये जो साइड है वो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्यू वेक्टर, ये आपका पी वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर, है ना। मुझे इस आर वेक्टर का निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन थीटा जो है ना, ये थीटा एंगल है बिटवीन क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर।
पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का ये एंगल है ना, जहां पे ये दोनों की टेल है, वहां से आपको एंगल दिखाई दे रहा है थीटा। और खुद सोचो कि ये थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है आपको ना, नॉर्मली थोड़ा टिल्टेड है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। और ये भी तब कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, थीटा। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो, हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में नाम यही पड़ा है क्योंकि पैरेलल है उसके अपोजिट साइड्स। तो अगर ये पैरेलल है, ये दो साइड्स अगर पैरेलल है, और ये जो है ना ये ट्रांसवर्सल है, सो ये जो एंगल होंगे, ये कैसे एंगल्स होंगे? ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। पता है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना ये। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, तो वो कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए ना। ये सब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन में, बट आपको खुद पता होना चाहिए भाई मैंने ये थीटा माना तो ये भी थीटा होगा। और यहाँ पे इतना जो हिस्सा है, मतलब डायगोनल या रिजल्टेंट वेक्टर से पी वेक्टर तक का जो एंगल है वो रहेगा अपना अल्फा। और रिजल्टेंट वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का जो एंगल उसको हमने बीटा है ना, ये हम आगे यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल आप थीटा पे फोकस करो, है ना, कि ये अपना थीटा तो ये भी अपना थीटा। ठीक है। और भी चीजें, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये भी होगा अपना क्यू वेक्टर। और ये पी वेक्टर तो ये भी क्या होगा? अपना पी वेक्टर। ठीक है। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, लगे तो आप वो यहाँ पे बता दो कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्योंकि बाकी सब जो फिगर है वो तो नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं। क्या हमने कुछ अलग किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू मीट ओ ए एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एट एस। मतलब क्या किया मैंने, क्या बोला कि मैं सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। जनरली मैं ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने का कि भाई ओ ए वाले साइड की तरफ जाके ये परपेंडिकुलरली हिट करे, बट वो हिट कर रहा है इससे थोड़ा सा आगे, तो वहां पे मैंने एज्यूम कर लिया कि वो एस पॉइंट पे हिट कर रहा है ना। ओ ए को अगर मैंने एक्सटेंड कर लिया तो वो यहाँ पे कुछ एक पोजीशन मिलेगी मुझे जहां पे ये इंसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट होगा अपना एस। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, एक तो आपके यहाँ पे जो एंगल सी ए एस है और बी ओ ए है, ये इक्वल है थीटा, है ना। तो बस वो बता दो कि एंगल सी ए एस इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, ये किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है। और और तो ठीक है, और तो आपको सब कुछ पता है ना, ये पी है ये क्यू है, लगे तो वो मेंशन कर दो, बट जो चीज़ थोड़ी ऑब्वियस सी रहे वो नहीं किया तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अभी आप क्या कर लो, ये जो ट्रायंगल है ओ एस सी है ना, ये जो बड़ा ट्रायंगल आप देख रहे हो ओ एस सी, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आप यहाँ पे अभी अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। सो हम इस पे अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो एज ऐसे बता दो, एज ट्रायंगल ओ एस सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, is a right angled triangle. So by Pythagoras, yeah, by using Pythagoras theorem, अगर मैं इस ट्रायंगल पे अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, इस 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है अपनी हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस हो गया अपना ओ सी। सो हम लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल। सो ओ एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, ये होगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो अभी आप ओएस को ध्यान से देखो, ये जो ओएस साइड है इसमें कुछ और भी पार्ट्स है ना। ओएस साइड में दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक तो ओए एक अलग पार्ट है और एएस अलग पार्ट है। सो हम ओएस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओएस की जगह पे कि ओएस दो चीजों से बना है, ओए एंड एएस, या ओएस को हम बोलेंगे ओए प्लस एएस, है ना। सो ओएस की जगह पे हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए एस। अब ओएस का स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। और इसको मत भूल जाना,
एस सी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। फिर अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से आगे। सो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, हम वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बढ़िया यार, बेसिक सा फॉर्मूला भी वैसे, वो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हमें इस पे अप्लाई करना है, यहाँ पे आप ओ ए को ए मानो, ए एस को बी मानो और लगा दो यार ये। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू एस, ओ ए इंटू ए एस, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए एस का स्क्वायर, और प्लस में ये चीज भी है ना, एस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ से लिख पा रहे हैं। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ओ एस प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर। ठीक है, सो इसे हम थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर देख पा रहा हूँ, है ना, और मैं फिगर में भी उसे देख पा रहा हूँ, ए एस का स्क्वायर और एस सी का स्क्वायर, और वहां पे ऐड किया हुआ है। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देखूं, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ए एस सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, और ए एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या मुझे ए सी का स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये दो दो चीजें, उनको मैं सिंप्लीफाई करके एक अलग चीज बोल सकता हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जरूरत क्या है, अब देखो ए एस और एस सी, एक्चुअल में ए एस को मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये क्या होता है वेक्टर वेक्टर में, एस सी को भी मैं फिलहाल जानता नहीं हूँ कुछ। ठीक है, कि वेक्टर में, वेक्टर बस ये है ना, ए सी इज अ वेक्टर, ए सी को मैंने वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, या फिर मैं बोलूं प्रॉपरली तो ए सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। तो मैं ए एस स्क्वायर और एस सी के स्क्वायर का एडिशन मैं इस वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल सकता हूँ बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। तो वो ज़्यादा इजी होगा और कन्वीनियंट होगा आगे फॉर्मूले की तरफ जाने के लिए। तो अभी हम लगाते हैं सेम पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल ए एस सी। ठीक है, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए एस सी। ठीक है, सो अगर मैं इस ट्रायंगल पे लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा फिर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, है ना, यही होगा, लिख लेते हैं। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। और वही है कि ए एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है ए सी के स्क्वायर के। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोल के ए एस स्क्वायर प्लस एस सी के स्क्वायर जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर, वापस से इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए इंटू ए एस, और ये जो चीज है ए एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर, बिल्कुल। ठीक है, हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा, यहाँ इसके बारे में सोचना है आपको, बस एक फ्लो में जाना नहीं, ठीक है, चीजों को देखते रहना बहुत आ, हद तक जरूरी होता है। अभी मैं अगर ओसी की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे ओसी का स्क्वायर है, तो अगर मैं ओसी की बात करूँ बस, इस ट्रायंगल को मैं वापस उठा लेता हूँ, एक सेकेंड, नीचे हमें यूज में आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज में आप देखो, तो जो ओसी है, आपको यहाँ पे ओसी दिखाई दे रहा है, तो ओसी एक्चुअल में क्या है, ओसी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूं बस, बट मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर बस साइड की बात होगी तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, जितना बड़ा साइड उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना छोटा साइड उतना कम मैग्नीट्यूड। तो अगर ओसी का स्क्वायर हो तो यहाँ पे ओसी मतलब अपना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है यार, मुझे तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड भी करना है, तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी, ओ ए स्क्वायर,
ओए दिख रहा है आपको यहाँ पे ओए? ओए क्या है? ओए है पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, यहाँ पे डालेंगे वो। फिर यहाँ पे वापस ओए आ गया तो अब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है? एएस है। एएस यार, एएस तो मुझे पता ही नहीं है यार, एएस क्या पुट करूंगा? मुझे मतलब क्या करना है ना, मुझे अगर फॉर्मूला क्रिएट करना है तो मेरा मेन नीड क्या है? मेरा मेन नीड ये है कि जैसे मेरे मुझे दो वेक्टर पता है, जैसे पी वेक्टर क्यू वेक्टर पता है मुझे, और उनके भरोसे ज्यादा ज्यादा एक चीज और पता है, मान लेते हैं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पता है, और मुझे दोनों के बीच में जो एंगल है ना ये पता है, थीटा पता है। तो इनके यूज से मैं कैसे फॉर्मूला बनाऊं कि भाई कल को मुझे अगर इनमें से कुछ मतलब ये सब चीजें अगर पता हो तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल पाऊं। तो ये सोचना है आपको, है ना? तो मैं एएस को एज सच तो जानता ही नहीं हूँ क्या है ये। अगर मैं एसी स्क्वायर की बात करूं, एसी की बात करूं, यार एसी तो यार है, एसी तो क्या है? क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मुझे सब कुछ पता है यार, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बस एएस नहीं पता। मुझे अब टेंशन हो रहा है यार, एएस क्या करूं मैं? तो एएस के लिए क्या कर लेंगे देख लो, कुछ करेंगे यार, कुछ तो करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एएस है, ये आप ट्रायंगल देख पा रहे हो, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एएस एक पार्ट है, एक एएस एक साइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रोकना चाहता हूँ और इसके आगे मैं एएस के बारे में सोचता हूँ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, यहाँ पे 90 डिग्री है और थीटा मुझे दिख रहा है, क्या मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं? कुछ कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं शायद। अब देखते हैं चलो। सो कंसिडरिंग ट्रायंगल एएससी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए मैं यहाँ पे लगा पाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी वो तो हम लगा चुके हैं। अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब मुझे बताओ, मुझे एएस के बारे में नहीं पता, मुझे एएस के बारे में कुछ पता करना है। और मुझे ट्रायंगल में आप बताओ, इस ट्रायंगल में मुझे एएस के अलावा कुछ अच्छी जानकारी है क्या? जैसे कि कोई वेक्टर, कोई एक साइड कोई वेक्टर हो या ऐसा कुछ हो। तो यार हाँ, ये जो चीज है, ये जो साइड है इस ट्रायंगल में, एसी, ये तो क्यू है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू है। तो क्या मैं एएस को इसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सोचो इसके बारे में। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, इतना सोचो कि मैं इस थीटा पे, इस एक्यूट एंगल थीटा पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं कि मुझे ये साइड और ये साइड का कुछ रेशियो मिले। ये जो साइड है, इस एंगल का ये साइड कैसे साइड है? ये एडजेसेंट साइड है। और ये साइड कैसा है? ये साइड है हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस कुछ होता है क्या? एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? ये होता है कॉस, है ना? ये क्या होता है? कॉस। तो अगर मैं कॉस थीटा करूं तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट विच इज एएस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज एसी। होता ही है। ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि एसी, अच्छा एसी क्या है? एसी तो क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर लिखना है एसी की जगह पे, तो क्या मैं बस क्यू लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल यार, मैंने अगर एरो हटा दिया तो हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि ये ऐसे हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का, जहां पे हम एरो हटा दे तो, है ना? अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि एएस क्या होगा यार, एएस बता दो जल्दी से। तो अगर मुझे एएस पता करना है तो मैं क्यू यहाँ से वहां भेज देता हूँ। तो अगर मैं क्यू यहाँ से वहां भेजूंगा तो ये कॉस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे एएस क्या मिलेगा? क्यू कॉस थीटा। अब मुझे एएस नहीं पता था, अब मुझे एएस पता है। ये कुछ क्यू और थीटा में कुछ चीजें दी हैं मुझे यहाँ पे, मुझे क्यू पता होगा। क्यू तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यार, ये तो बढ़िया चीज हो गई, क्यू में मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे थीटा है, थीटा तो क्या था? एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स था। तो एएस की मुझे अच्छी खासी वैल्यू मिल गई है। तो मैं क्या करूंगा, अब एएस की जो वैल्यू वो भी यहाँ पे पुट कर दूंगा, और जो बच्चे कुछ जो भी चीज है ना सब कुछ मैं पुट कर देता हूँ। सो पहली बात, ओसी क्या है यार? ओसी, ओसी इज नथिंग बट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज आर। और यहाँ पे ओसी का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर ओए का स्क्वायर, ओए, ओए दिख रहा है आपको? ओए, ओए क्या है? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि पी। और यहाँ पे ओए का स्क्वायर है तो पी का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस टू इंटू वापस से ओए आ गया,
तो यहाँ पे आप बस p डालोगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो बस p आएगा। फिर एएस, यार एएस तो हमने जस्ट फाइंड किया, एएस क्या है यहाँ पे, एएस है क्यू कॉस थीटा, है ना। प्लस लास्ट में यहाँ पे क्या है, एसी का स्क्वायर। अच्छा एसी कहाँ पे, एसी हाँ यहाँ पे, एसी यहाँ पे। सो एसी यहाँ पे है तो ये क्या है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पे आएगा आपका क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एसी का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्यू का भी क्या हो गया, स्क्वायर। थोड़ा सा उसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि क्यू स्क्वायर को आगे ले लो आप पी स्क्वायर के साथ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस फिर ये चीज लिख लो 2pq cos थीटा बोल सकते हैं, है ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे फाइंड ही करना था कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। सो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर में यहाँ से वहां भेजता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला आपको मिल गया है। मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, देखो जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिजल्टेंट वाला, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो पहले, तो जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, वो यहाँ यहाँ पुट करेंगे, यहाँ यहाँ पुट करेंगे, और उनके बीच में जो एंगल है वो पता हो आपको, है ना। जैसे कि ये आपका पी वेक्टर, ये आपका क्यू वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है वो भी आपको पता हो। अगर इतना आपको पता है तो आप बता पाओगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है जहां पे हमने रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड किया, है ना। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था जहां पे हम 90 डिग्री बनाया, और उसके बाद हमने जिस फ्लो में किया, राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बड़े वाले ट्रायंगल पे भी छोटे वाले ट्रायंगल पे भी, और उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल पे मैंने फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाया, और तब जाके मैंने एएस को रिप्लेस किया है, और बढ़िया सा हमें फॉर्मूला एक मिल गया। इसे आप बढ़िया तरीके से यार याद रखो। इसके बाद हम फाइंड कर रहे होंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसके पहले हमने क्या फाइंड किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, उसका हमने फॉर्मूला है जो डेराइव कर लिया। अब हम डेराइव करेंगे कि भाई डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, है ना, उसका एक फॉर्मूला हम डेराइव कर लेते हैं। तो देखो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है, हमने सेम फिगर लिया है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से देखूं ये वेक्टर जो p है, वेक्टर p और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो ये अल्फा के ऊपर क्या मैं बता पाऊंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल। जैसे कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, 90 डिग्री है तो ये कुछ ऊपर आ जाएगा, 180 है तो भाई पूरा पूरा मुड़ जाएगा। मतलब मैं अगर एंगल बता दूं यहाँ पे, तो एंगल ही मुझे क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। क्योंकि एंगल छोटी मोटी चीज नहीं होती, अगर यही एंगल पे मैं टैन लगा दूं, टैन ऑफ अल्फा निकाल लूं, तो टैन ऑफ अल्फा अगर निकालता हूं तो वो क्या होगा, मेरा स्लोप होता है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है ये। अगर हॉरिजेंटल से जो एंगल बन रहा है उसमें मैं अगर टैन लगा दूं तो वो क्या होता है, स्लोप होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई अल्फा निकालना है या फिर पहले मुझे टैन निकालना है, इस एंगल का टैन निकालना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं अल्फा तक पहुंच जाऊंगा, और अल्फा तक पहुंच जाऊंगा तो मैं डायरेक्शन भी निकाल लूंगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। चलो फिर लगते हैं इस पे। सो हम ट्राई करेंगे भाई, अगर ये अल्फा यहाँ पे है एंगल, और मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो मुझे अल्फा भी चाहिए, मुझे ऐसा ट्रायंगल भी चाहिए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, क्या वही ट्रायंगल होगा ओ एस सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और यहाँ पे अल्फा एक एक्यूट एंगल भी है, बिल्कुल। तो हम इसे ही सिलेक्ट करते हैं। सो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ओ एस सी। अगर मैं अल्फा पे टैन अल्फा लगाता हूँ, टैन लगाता हूँ, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या, अपोजिट साइड यहाँ पे है एस सी, और एडजेसेंट साइड ये है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, ओ एस, यही है ओ एस, हाँ ठीक है। सो टैन अल्फा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ओ एस। यहाँ पे भी आप देखो तो चलो ओ एस जो है
ये 2 पार्ट से बना है। देखो मुझे ज़्यादा दुश्मनी नहीं है ओएस से, कि ओएस यार 2 पार्ट से तो हमेशा उसको मैं तोड़ ही दूँगा। दुश्मनी नहीं है मुझे, मुझे दिक्कत है। मुझे दिक्कत ये है कि चलो न्यूमरेटर में आपको एससी दिख रहा है यहाँ पे, एससी, ठीक है? वो एससी को भी मैं कुछ ना कुछ जो है ना, उससे मुझे दिक्कत है। मैं उसको भी कुछ ना कुछ सोचूँगा यार उसके बारे में। और नीचे जो ओएस दिख रहा है ना, ये पूरा ओएस, ओएस तो मतलब इसमें ये पार्ट चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे पी वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। यहाँ क्या? अब बोलोगे यार यहाँ क्या? कुछ तो पता किया था इसके बारे में वैसे हमने, ठीक है? सो चलो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ कि OA प्लस AS के बराबर है। अपना OS क्या है? OA प्लस AS के बराबर है। अब इसके पीछे पढ़ते हैं थोड़ा यार। मुझे OA पता है, OA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, ठीक है? सो अगर चलो मैं वो लिख लेता हूँ, मैं अगर यहाँ से ये हटाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ओ ए। क्या है ओ ए? मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज पी। ए एस, अच्छा यार ए एस तो हमने पता किया था, ए एस हमने अभी तो पता किया था। ए एस क्या है? ए एस है क्यू कॉस थीटा, है ना? ए एस क्या है? क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्यू कॉस थीटा लिख दो, क्योंकि ज़्यादा बेटर है वो। क्योंकि ए एस के अगर ये लिखेंगे तो मुझे क्यू तो पता ही होगा ना। अगर मुझे एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, तो मुझे क्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पता होगा, थीटा मुझे पता होगा, तो ये ज़रा बेटर ऑप्शन है ना, ठीक है? एससी में फंस रहे हैं यहाँ थोड़ा। एससी के लिए क्या करें? एससी को थोड़ा देखो ध्यान से। एससी कुछ डायरेक्टली पता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं यार, कुछ ये तो पी वेक्टर भी नहीं है तो क्यू वेक्टर भी नहीं है, तो क्या है? क्या है ये? पता लग जाएगा। देखो ये जो है एससी, ये आपके, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो छोटे वाले ट्रायंगल में एक साइड है एससी, और यहाँ पे थीटा भी है। तो मैं एससी, और मुझे पता है ये जो है ये आपका क्यू वेक्टर है, तो एससी और क्यू वेक्टर में कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो कि एससी अपॉन एसी, यानी कि ऐसे मैं बोलूँ कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? तो शायद ये साइन होता है। शायद क्या यही होता है? साइन ही तो होता है ना? सो हम क्या कर लेते हैं, हम इस थीटा पे साइन लगाते हैं, है ना? अपने बात पे आते हैं अब। सो अगर मैं थीटा पे साइन लगाता हूँ तो क्या होगा? अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है यहाँ पे? अपोजिट है यहाँ पे एस सी, है ना? एस सी है अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे? ए सी, ए सी। अच्छा, एस सी तो मुझे नहीं पता यार, यही तो पता करना है मुझे। और ए सी की बात करूं मैं, अगर ए सी, तो ए सी क्या है? ए सी है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। सो यहाँ पे मैं क्यू लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल यार लिख सकता हूँ। अब मैं क्यू को यहाँ भेज दूंगा, तो क्यू यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्यू साइन थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? एस सी के बराबर होगी, ठीक है? सो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे एस सी के लिए कुछ मिला है, और उसमें से एक मैग्नीट्यूड है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा है। यार ये सब मुझे पता होगा, ये सब चीज़ों के हिसाब से मुझे फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे मुझे वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो और उनके बीच का एंगल हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्यू है और थीटा है, और साइन ऑफ वो एंगल हम निकाल ही लेंगे। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू एस सी की वैल्यू क्यू साइन थीटा यहाँ पुट कर दो। सो क्यू साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है? पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखो, अब राइट साइड में क्यू है, राइट साइड में क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ पे पी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे थीटा और यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है ना? उसका साइन कॉस हम निकाल ही लेंगे, कोई इशू नहीं उसका। मतलब राइट साइड में सब कुछ चीज़ें एडजस्ट हो गई, जो मुझे मिलेगा क्वेश्चन में वही सब है यहाँ पे। तो फॉर्मूला बढ़िया है, बट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये tan अल्फा है। tan अल्फा तो स्लोप होता है, मुझे बस अल्फा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे tan चाहिए क्या? नहीं, मुझे tan वहां भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं tan को वहां भेजूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऐसा कुछ, इसको हम बोलते हैं tan इनवर्स। और ये जो वैल्यू है इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये है आपका फॉर्मूला अल्फा का, या ऐसा बोलो, ये मिल गया आपका डायरेक्शन ऑफ द
रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बोलोगे यार tan इनवर्स क्या है यार, अजीब सा लग रहा है ये। लग रहा है अजीब सा, सॉल्व करने में इजीनेस आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा, मैं जब न्यूमेरिकल लूंगा तो मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं। लोगारिथमिक बुक्स में कुछ नेचुरल टेंजेंट्स करके होता है, वो सब हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ये सब है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ऑब्जर्व आप करो बहुत बढ़िया तरीके से। मैं इसको वापस उठा लेता हूँ, वापस से इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, मुझे लगेगा ये वापस से। ठीक है, इसे यार ध्यान से देखो, इसे ना बहुत ध्यान से देखो। मैं अल्फा निकाला। अब अल्फा क्या है? अल्फा जनरली एक एंगल है, किसके बीच में? इस पी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में, जो कि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पी वेक्टर। चलो ठीक है, पी वेक्टर के हिसाब से मुझे डायरेक्शन बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन बता रहा है? अल्फा बता रहा है। अगर मैं पी वेक्टर के रेफरेंस में ना लेते हुए क्यू वेक्टर के रेफरेंस में अगर एंगल लेना चाहता हूं, जैसे क्यू वेक्टर के रेफरेंस में आर वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पे बीटा है। क्या है? बीटा है। अगर मुझे बीटा निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस से सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, लॉजिक बेस्ड है और खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, आपने जब अल्फा निकाला, तो अल्फा क्या था? अल्फा था एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, है ना? तो पी वेक्टर का मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया था। तो जब मैंने पी वेक्टर का रेफरेंस यहाँ पे लिया था, तो फॉर्मूले में देखो पी वेक्टर या पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ है? यार पी तो यहीं पे बस, और यहाँ पे तो क्यू है। मतलब लॉजिकली आप समझो, तो जिसके रेफरेंस से मैंने एंगल लिया था अल्फा, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसके अलावा जो दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, क्यू, वो है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से मैं बी वाले एंगल का भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे tan इनवर्स लिख लूंगा। ठीक है, अब देखो, मैं अब किसका रेफरेंस में ले रहा हूँ? मैं अब ले रहा हूँ जो एंगल बीटा है, ये जो एंगल ले रहा हूँ मैं किसका रेफरेंस में ले रहा हूँ? इस क्यू वेक्टर के रेफरेंस में। तो मैं अभी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ लिख दूंगा। क्यों, समझ में आ रहा है? जैसे मैं अल्फा लेता था पी वेक्टर के रेफरेंस में, तो पी यहाँ पे था, वैसे बीटा मैं ले रहा हूँ क्यू वेक्टर के रेफरेंस में, तो क्यू यहाँ पे लिख दिया। और जैसे यहाँ पे पी था तो बचे हुए सब क्यू थे, वैसे यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे जो बचे हुए वो क्या होंगे? पी होंगे। बाकी सब जो है लिख दो एज इट इज। बस बन गया बीटा का फॉर्मूला, है ना? सो अल्फा था आपका एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, बीटा है आपका एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मैं लॉजिक आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कल को कुछ एमएसटी सीटी या ऐसे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं, तो ऐसे घुमाया जाता है। आप अल्फा याद करके जाओगे, बीटा पूछ लेगा, तब क्या करोगे? फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया ना। पी नीचे था, पी अब बस ऊपर, और नीचे यहाँ पे साइन कॉस के साथ है, और क्यू बस एक बार आ गया। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका हमने जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाला, है ना? यहाँ पे कहीं किया वो हमने, और हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाला कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप रिवाइज करें ना, एग्जाम में ये आते ही हैं। और खासकर ये फॉर्मूले तो भूलना मत, वो तो ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम इन फॉर्मूले का यूज करके बोर्ड्स के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी कर लेंगे, और एमएसटी सीटी में आने वाले जो भी न्यूमेरिकल हैं वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, सो इनको याद भी रखो, इनका डेरिवेशन भी समझ के रखो विथ फिगर, क्योंकि फिगर को कैसे यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो गया आज, ये जो लेक्चर यहीं पे एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो जो कुछ न्यूमेरिकल इस टॉपिक रिलेटेड होंगे वो हम देखेंगे। और ठीक है यार, रिवाइज करो ये सब टॉपिक। इनकेस कोई भी टॉपिक में आपको डाउट रहे, कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट रहे थोड़ा भी, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा उसे रिजॉल्व करने का। और अच्छे से रहो यार, हेल्दी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।